रहमान। दरअसल जो पहले हमारे स्पीकर हैं माशाल्लाह उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर दी, ठीक है ना। अब मेरे लिए आसान हो गया ज़्यादा ये बताना कि एडवर्स इवेंट कौन से हैं। ये जी चला दो। दिस विल बी दी सीक्वेंस ऑफ माई प्रेजेंटेशन। मैं डेफिनेशन सर ने दे दी पहले ही, काफ़ी सारी चीज़ें सर ने बता दी। चलने दो आगे यार, अभी किधर से जाए। फॉरवर्ड है, चलो। अच्छा जी, जो ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं यहाँ पर, हेलो, दो तरह के जो क्लासिफिकेशन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, ठीक है ना। आइदर आप इम्यूनोलॉजिकल, नॉन इम्यूनोलॉजिकल, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, या बेस ऑन टाइम, ठीक है ना। एक्यूट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जो विद इन 24 आवर्स हो रहे हैं, और जो डिले रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन है जो 24 आवर के बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट सब ने बता दिया। अच्छा, एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बार बार हम ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। ये जो किताब कहती है वो कहती है कि जो ट्रांसफ्यूजन है इट इज़ अ इन्वेसिव मेडिकल एक्ट। क्या है जी ये? इन्वेसिव मेडिकल एक्ट। आपने रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करनी है। क्या करनी है जी? रिस्क। इट इज़ अ ट्रांसप्लांट। आप एक ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप ये एक एंटीजन नहीं है, दे आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ एंटीजन्स। क्या आपका क्या ख्याल है, 20 सेल एंटीजन कितनी होती हैं एक आरबीसी पर? क्या ख्याल है जी? मिलियंस इन मिलियंस। अच्छा ये बताएं, आरबीसी जो है इसके अंदर ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनल्स इन आरबीसी? नहीं पता? नो ऑर्गेनल्स इन आरबीसी। अच्छा, प्रोडक्शन कितनी आरबीसी की होती है रोज़ाना? डेली प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कितनी होती है जी? कौन बताएगा? अंदाज़ा है किसी को? 175 बिलियन। कितने जी? हर 5-6 सेकंड के बाद हम 5 से 6 मिलियन आरबीसी रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, मॉलिक्यूल कितने होते हैं एक आरबीसी के अंदर? क्या ख्याल है? क्योंकि मेरी टॉक सर ने कर ली है इसलिए मैं इसी तरह कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो कितने एक आरबीसी, कितना साइज़ क्या है? कितना है जी साइज़ आरबीसी का? 7.5 माइक्रोन। कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं जी? 270 मिलियन। कितने जी? एक आरबीसी में 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अभी तक कोई एक आरबीसी नहीं बना सका। अच्छा, एक आरबीसी, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन लेता है जी? 4 ऑक्सीजन। तो कितने हो गए? 270 मल्टीप्लाइड बाय, तो ठीक है ना। तो ये अल्लाह ने बनाई है चीज़। अच्छा, मैंने कहा आपको कि किसी तरह भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फिजिबल, जो ज़्यादा आसान क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है ना। अगर प्रीडोमिनेंट सिम्टम जो हैं वो फेब्राइल हैं तो हम इनको इस कैटेगरी में डालेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन है, और फिर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सेप्सिस है। इधर ही चलेंगे। क्यों जा रहा है आगे यार, ठहर गया ये। अच्छा, दूसरे जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है। इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी अगर जो है ना उनको माइल्ड में हम करते हैं, मॉडरेट में करते हैं, सीवियर में करते हैं। इसके बाद जो है वो प्रीडोमिनेंट पल्मोनरी सिम्टम के साथ आ रहे हैं, जिसमें टैको है, ठीक है ना, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। फिर ट्रॉली है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है ना। अभी ये 2022 में शॉर्ट ने इसको नाम तब्दील कर दिया है, इसका नाम रख दिया है नॉन टेको पल्मोनरी कॉजेज़ ऑफ,
क्योंकि जो ट्रॉली है, ट्रॉली के बाद में कहते हैं कि ट्रॉली इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है ना। तो पहले आपने बहुत ज़्यादा कॉजेज़ को रूल आउट करना है, तब ट्रॉली लगाना है। पहले ट्रॉली बहुत चलाते थे लोग, लेकिन अब हमने मना कर दिया है, ट्रॉली ना चलाएं, ठीक है जी। डिले में जो है ना, ये डॉक्टर साहब ने ज़्यादातर डिस्कस कर ली है, मैं ज़्यादा इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा, एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन, दीज आर द कॉमनेस्ट, 90% आर ड्यू टू एरर्स, 90% आर ड्यू टू एरर्स। अच्छा जी, किसी को ऑर्डर ऑफ ड्रॉ तो सबको पता है, ये बताएं जब सैंपल लेना है तो क्या स्टेप्स होते हैं, कोई बताएगा? पीएलएस का नाम सुना है आपने? पीएसएल का सबने सुना है ना नाम? पीएलएस का नाम याद रखें, क्या याद रखें? PLS, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग एंड देन सैम्पलिंग। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक जब आप सैंपल ले रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ आप ट्रांसफ्यूजन लगा रही है, 2 पॉइंट हैं जहाँ पर 90% क्लैरिकल एरर होते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है ना। और ये क्योंकि नेचुरली अकरिंग, जब क्लैरिकल एरर होता है तो वो अकेला नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। अगर इसका ब्लड कहीं और गया है तो उसका ब्लड भी कहीं और जाएगा, तो यू हैव टू केयरफुल। तो जो PLS है इसको याद रखना है आपने आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ये मोटी मोटी पैथोफिजियोलॉजी है, जब ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन होता है तो फिर आगे चलें जी। अच्छा, टिपिकल जो ट्रायड है ना, जो ट्रांसफ्यूजन इंजेक्शन टिपिकल ट्रायड है, वो फीवर है, फ्लैंक पेन है और हेमिचूरिया है। अच्छा, एनेस्थीसिया के अंदर जो लोग हैं, अंडर एनेस्थीसिया का ट्रांसफ्यूजन लग रहा है तो क्या रिएक्शन के साइन होंगे? सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, टैकिपनिया स्टार्ट हो जाएगा, टेकिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन बैग लगा है तो वहाँ जो है ना वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो एनेस्थीसिया के अंदर ट्रांसफ्यूजन के अगर आपको रिएक्शन के चांस, आपको अगर इस तरह की चीज़ नजर आती, ऊजिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो ऑपरेशन साइड है वहाँ से ऊजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है इसको, और बच्चों के अंदर कैसे पता चलेगा? नियोनेट्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर एक्सेसिव क्राइंग, वो रोना शुरू कर देंगे, ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे बच्चे। अगर वो ज़्यादा रो रहा है, ब्लड लग रहा है, तो देयर इज अ चांस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। देन ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सेप्सिस, ठीक है ना। ये अगर आम प्रिपरेशन आप सही नहीं कर रहे, अगर आपने SOP फॉलो नहीं कर रहे, और अगर आप अपने लोगों को ये नहीं सिखा रहे, तो ये फिर बहुत ज़्यादा चांस हैं। प्लेटलेट में क्योंकि टेम्परेचर उनका रूम टेम्परेचर होता है, उसमें ज़्यादा होते हैं टेम्परेचर। जो प्लेटलेट का अभी तक मसला ये है कि हम इसका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सके, तभी हम इसकी लाइफ एक्सटेंड नहीं कर सके। सबसे बड़ा मसला अलमिया के साथ ये है। ये डॉक्टर साहब ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साइन सिम्टम भी वही होंगे जो एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर प्लेटलेट के साथ होता है, जैसे ही लगता है, इसका यही हल है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। कॉमनेस्ट आर दी फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये आमतौर पे थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, मल्टीपली ट्रांसफ्यूज जो पेशेंट हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अब तो माशाल्लाह जो वो पेशेंट भी है ना, वो एजुकेट, साथ बेचारा सोलोकेटिव लेके आता है, ठीक है, पेनाडॉल वो बेचारा खा के आया हुआ होता है, और डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब अगर वो हाउस ऑफिसर भी हैं ना, छोटे भी हैं, तो कहते हैं बेटा पहले मुझे लैसिक्स मेरे बच्चे को लगा दो, ठीक है ना। टैको का इंतज़ाम करके आता है वो सारा। तो ये एलर्जिक रिएक्शन जो है ना एविल भी लाता है साथ। अच्छा जी, माइनर एलर्जी रिएक्शन, ठीक है ना, ये अर्टिकेरिया, रैश है, ये आमतौर पे प्लाज्मा प्रोडक्ट के साथ होता है, ठीक है जी। एंटी हिस्टामिन आप देते हैं इनके लिए। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कौन सा होता है? ये कौन सी टाइप है जी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन? ये जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें कौन सी टाइप है जी? टाइप 1 क्या है? IgE मेडिएटेड, क्या है जी? IgE मेडिएटेड होता है जी, ठीक है ना जी। और इसकी जो रिकमेंडेशन है, जो लेवल ऑफ इसका एविडेंस है, वो कहते हैं जी जो मर्ज़ी है आपने एड्रेनलिन लगाना है। एड्रेनलिन लगानी आती है जी आपको? कैसे लगाते हैं? नहीं आती ना बेटा, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ठीक है ना। और 1 एम्प्यूल होता है उसका, 500 माइक्रोग्राम होते हैं उसके अंदर, 1000 सर ने बताया है वो होता है। फ़ौरन लगाना है। और कितना लगाना है? हर 5 मिनट के बाद लगाना है, जब तक कि पेशेंट वापस नहीं आ जाता, वरना पेशेंट के पास टाइम नहीं होता इसके अंदर। ट्रॉली, मैं बाई बुक जा रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रॉली जो है
ये 2018 तक का मसला था। उसके बाद जब से फ़ीमेल को हमने निकाल दिया डोनर में लाइन में से, तो ये मसला हल हो गया। ख़वातीन की वजह से मसले होते हैं कुछ। हाँ, प्लाज्मा निकाला। अच्छा जी, ट्रॉली जो परमानेंट कॉजेज़ हैं टैको के साथ मिलती जुलती है। इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। सारे कॉजेज़ पहले आपने, क्योंकि आमतौर पे ब्लड उन्हीं को लगता है, ट्रामा के अंदर जो पेशेंट आते हैं बहुत सारी चीज़ें पहले से हुई होती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलती। तो आपने कैटर4 करना है, ट्रॉली को देखना है। टैको अब ये टॉप पे जा रहा है। ये 2022 और 23 का जो डेटा है ना, ये शॉर्ट का भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट करूंगा। आप देखेंगे कि ये टॉप पे जा रहा है। क्योंकि टॉप पे इसलिए जा रहा है, मेरे ख्याल यूके वगैरह के अंदर भी, कि वहाँ भी ज़्यादा बूढ़े लोगों को लगता है। हमारे यहाँ तो जवानों को भी लग रहा है, लेकिन वहाँ ब्लड ज़्यादा। तो टैको जो है ज़्यादातर डेथ्स, जैसे पहले ही बताया, कि वो टैको की वजह से हुई हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ट्रॉली को और टैको को? डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन बताएगा? लिखा हुआ है। हार्ट साइज़ ट्रॉली के अंदर नॉर्मल होगा एक्स चेस्ट के ऊपर, यहाँ हार्ट साइड इनलार्ज होगा। ये बीपी पेशेंट का हाई होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, जेवीपी रेज्ड होगी इसके अंदर, पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। वहाँ दूसरी तरह का जो है ना वो होगा सिनेरियो। अच्छा, जो कहीं फिट इन नहीं होता, किताब उसको कहती है टैड कर दो, उसको क्या कर दो? ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड डिस्निया, ठीक है जी। GVHD मैंने आपको कहा ना, ये ट्रांसप्लांट है, पूरा ट्रांसप्लांट है। तो GVHD जो है ना, अच्छा ये जो सेल्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर? सेल्स हैं, एक होते हैं परमानेंट सेल्स, एक होते हैं लेबाइल सेल्स, ठीक है, और एक कौन से होते हैं जी? स्टेबल सेल्स। ये जो मैरो के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, GIT के सेल्स हैं, ये दे आर इन कंटिन्यू प्रोलिफरेशन होते हैं, ठीक है ना। तो GVHD जैसे ही होती है, और GVHD के साथ ही ये सारे के सारे ऑर्गन सिम्टम भी वही आते हैं सारे, ठीक है ना। स्किन रैश टिपिकल जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर या बाकी जगहों पे GVHD होती है। और ये जिसको हो जाए एक दफ़ा, इट इज़ 100% फैटल, ये ठीक ही नहीं होती। इसलिए जो क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, उनसे मना करते हैं जी ट्रांसप्लांट। अगर करना है तो फिर यू हैव टू गिव गामा रेडिएशन, ठीक है जी। डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, प्राइमरी रिस्पांस आपको पता है ना, जब फर्स्ट टाइम ब्लड लगता है तो देयर इज़ अ प्राइमरी रिस्पांस। उसके अंदर होता है कि एंटीबॉडी बनती हैं, और कौन सी बनती है एंटीबॉडी? IgM, ठीक है ना जी। प्राइमरी रिस्पांस के अंदर IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। पहला होता है मेमोरी सेल बन जाते हैं, 1 महीना 2 महीना गुजरता है, उसका लेवल नीचे चला जाता है। उसके बाद मेमोरी सेल पीछे चले जाते हैं मेमोरी में। सेकेंड टाइम पे जब आप कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए पेशेंट आता है 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स जब पेशेंट दोबारा आया, 2 महीने के बाद दोबारा आया, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग नॉर्मल जब आप करते हैं तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट कूम्स नेगेटिव आता है, IAT नेगेटिव आता है, क्रॉस मैच कंपैटिबल आता है, आप ब्लड लगा देते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस होता है, सेकेंडरी रिस्पांस होता है, इम्यून रिस्पांस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और 7 to 10 डेज़ के बाद पेशेंट जो है ना उसके अंदर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, ग्रेजुअली हेमोग्लोबिन डाउन जाता है, फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर भी जो है ना मल्टीपल कॉजेज़ हैं, हम ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ज़्यादा बेचारे हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनके लेवल की चीज़ नहीं है ये। फिर सर ने ये डिस्कस कर ली, इसमें ज़्यादातर जो टॉप पर जो रिएक्शंस हैं वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ठीक है ना। टॉप वाले जो हैं वॉल्यूम ओवरलोड, हाइपोथर्मिया, डाइल्यूशन कोगुलोपैथी, ठीक, और ये जो नीचे वाले 3 हैं एसिड बेस बैलेंस, हाइपरकैलेमिया, सिट्रेट इंटॉक्सिसिटी, ये CKD के पेशेंट हो गए, उनके अंदर नियोनेट्स हो गए, उनके अंदर जो सिट्रेट को हैंडल नहीं कर सकते। नॉर्मली सिट्रेट बॉडी जो है ना फ़ौरन हैंडल कर लेती है, लिवर के अगर मेच्योर हो, प्री मेच्योर चिल्ड्रन के अंदर ये मसला होता है। चलो जी आगे चलो, आगे चला दो यार, ये चलें जी। ये बेसिक टेस्टिंग जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए। इनिशियल टेस्ट करते हैं, क्लेरिकल चेक करना है आपने, हिमोलिसिस चेक करनी है सैंपल के अंदर, कूम टेस्ट करना है, और ABO आपने रिपीट करनी है। क्लेरिकल चेक में आपने
प्री ट्रांसफ्यूजन सैंपल, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सैंपल को देखना है, बैक को देखना है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आइडेंटिफिकेशन जो है उसको देखना है आपने। और अगर डिस्क्रिपेंसी है तो यू हैव टू नोटिफाई, क्योंकि दूसरा पेशेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। देन सैंपल में चेक करनी है आपने, हेमोलिसिस चेक करनी है, ठीक है ना। अगर हेमोलिसिस है सैंपल दोबारा मंगवा लें, सैंपल दोबारा मंगा के उसको चेक कर लें, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आगे फिर आपने चलना है। डैड पॉजिटिव आ जाए, डैड जो है ये आप याद रखें कि इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर भी ओवर 50-60 के बाद ये पॉजिटिव होता है। हमेशा डैड की जो पॉजिटिविटी है वो इन द बैकग्राउंड ऑफ क्लिनिकल साइंस और इन द बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री के साथ है तो ज़्यादातर सैंपल में ऐसा होता है कि डैड पॉजिटिव आ जाए तो बस वो ब्लड रोक देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एबीओ टेस्ट भी आपने दोबारा रिपीट करना है दोबारा, क्योंकि हमने पहले बात की कि जो क्लरिकल जो है कॉजेज़ हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो ये हैं। अच्छा, अब कहाँ जाना है आपने, कौन सी लाइन पे? जो एक बात हमारे प्रोफेसर साहब ने पहले बात की, दी एक्सटेंट ऑफ लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर अ प्रिज्यूम्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ जो साइन एंड सिम्टम है उसके साथ, और पैटर्न उनका क्या है, ठीक है ना, उसको आपने देखना है। और ये साइड बाय साइड ट्रीटमेंट भी साथ चलेगी, और ये नहीं कि लैब का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना जी। तो अगर पल्मोनरी सिम्टम के साथ है तो यू हैव टू गो टू दी पल्मोनरी साइड। अगर फीवर सिर्फ प्रीडोमिनेट कर रहा है, अगर सारे टेस्ट नेगेटिव हैं और पेशेंट डिस्निया के साथ है तो आप फिर ट्रॉली की तरफ जाएंगे, टैको की तरफ जाएंगे, ठीक है ना जी। ये है शॉर्ट का डेटा जो अभी बात हो रही थी, ये शॉर्ट का डेटा है 2023 का। आप डेटा देखें शॉर्ट का, 2200,000 जो है ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो है 4972 जो है ये एरर्स या जो रिएक्शंस हैं। उसके बाद 38 डेथ्स हैं। अच्छा, मेजर मॉर्बिडिटी इवेंट्स वो इवेंट्स हैं, मेजर मॉर्बिडिटी इवेंट वो इवेंट्स हैं जो जिसके अंदर पेशेंट को एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर होता है। तो उन सारी इवेंट को जो है ना शॉर्ट वो करती है जो है ना मेजर मॉर्बिडिटी इवेंट। ये रेड में जितने जो हैं ये एरर्स हैं, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जंग जो है वो एरर्स का है। उसके बाद अगर आप देखें एरर्स के बाद तो फिर नॉन प्रिवेंटेबल जो वो कॉजेज़ हैं वो हैं जिसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, फेब्राइल एलर्जिक एंड हाइपोटेंसिव रिएक्शंस, नॉन प्रिवेंटेबल। टीटीआई भी वो कहता है जी अगर आपने स्क्रीनिंग की हुई है ये नॉट प्रिवेंटेबल है, ठीक है ना। जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं पॉसिबली वो ऑरेंज में शो हो रहे हैं जिसमें टैको है, ठीक है, टॉप पे टैको है, फिर हेमोलिटिक रिएक्शंस हैं, और उसके बाद टीटीआई तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेजर मॉर्बिडिटी इवेंट है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो टॉप पे जो है ना वो फेब्राइल एलर्जिक हाइपोटेंसिव रिएक्शंस हैं, ठीक है ना जी। ये डेथ्स हैं, ये देखें जी सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो टैको है। डिले इन ट्रांसफ्यूजन ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। ब्लड किधर है जी, वो तो अभी ठंडा है, क्या है जी, ठंडा है, तो माइक्रोवेव कर लेते हैं, ठीक है ना जी, या कपड़े में डाल लेते हैं। जब पेशेंट के बेड के साथ ही हम जो है ना उसकी बगल में रख देते हैं, वो जिस स्टाफ ने रखा हुआ था वो भूल जाती है, 2 घंटे के बाद याद आता है, 30 मिनट्स के बाद वो डिस्कार्ड करने के काबिल होता है। क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हैं उनको पता है कि सबसे अच्छा कल्चर मीडिया जो है वो ब्लड है। तो डिले इन ट्रांसफ्यूजन वहाँ भी जहाँ भी इतनी एहतियात हो रही है वहाँ 9 हैं, तो हमारे यहाँ कितने होंगे ठीक है जी। ये हमारा डेटा है आर्म फोर्सेस का, ये FIT का डेटा है। तकरीबन 200,000 जो है वो ट्रांसफ्यूजन है, 48 रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से 48 जो है ना ये 55 जो हैं इसमें जो है फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, और एलर्जिक जो है ना 45% है। मेजर मॉर्बिडिटी हमारे 3 हैं, ठीक है जी। ये लास्ट 10 ईयर का डेटा है हमारा, टोटल इवेंट्स का, ट्रांसफ्यूजन इवेंट्स का डेटा है हमारा। ये उसकी आगे फर्दर वो है ज़्यादातर फेब्राइल नॉन एलर्जिक और वो दूसरे हैं जी। एक हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है 2014 में हुआ था।
लास्ट बट नॉट जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है ना जी। तो ये है कि ट्रांसफ्यूजन जहाँ भी लगाना है डायरेक्टली ऑब्जर्व है, कोई डॉक्टर हाउस ऑफ वाला कोई डॉक्टर हो सामने, क्लिनिकल एरियाज़ में लगाना है जहाँ पर ना सिर्फ ऐसा आदमी हो, और डॉक्टर साहब ने कहा ना बार बार ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन है, बताना पड़ेगा लोगों को, समझाना पड़ेगा, बार बार इनको जो है ना वो बताना पड़ेगा। और फिर मैनेजमेंट जो है वो क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं है, मैनेजमेंट आपने साइन एंड सिम्टम के साथ जाना है कि पेशेंट किधर जा रहा है। अगर हम क्लासिफिकेशन करते रहे तो पेशेंट उस वक्त तक अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए उसके बाद ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये हमारी बड़ी वीक है ये पार्ट हमारा, कि हम जो है ट्रेन भी करें, कम्युनिकेट भी करें, ठीक है ना। ब्लड को यानी बेदरेक जो इस्तेमाल है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिस्ट्रिक्टिव कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जहाँ पर हम सारे मिल के, हमारी जो ट्रांसफ्यूजन कमेटीज़ हैं या हमारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनके साथ बैठ के गायनी वालों को बुला लें, सर्जरी वालों को बुला लें, मेडिसिन वालों को बुला लें, उनके हाथ जोड़ें। 90% ऑफ अनीमियाज़ आर न्यूट्रिशनल एनीमियाज़, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन एनीमिया के अंदर डॉक्टर साहब ने 7 कहा ना, 5 पर भी पेशेंट स्टेबल होता है। आप उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी दें, पेशेंट जादू उनको जादू। बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन हमने नहीं होने दिए, इसलिए कि हम जब राउंड करते थे हम कहते थे B12 स्टार्ट कराओ, फोलिक एसिड स्टार्ट करा दो, पेरिडॉक्सिन स्टार्ट करा दो, आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन स्टार्ट करा दो। दो हफ्ते के अंदर हीमोग्लोबिन 1.5 के करीब ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। और मज़े की बात यह है कि IV आयरन और ओरल आयरन अगर कंप्लायंस ठीक है तो रिस्पांस एक ही है। IV आयरन के अपने मसले हैं, तो आपने ये लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को बताना है, ताकि जो है ना ये जो ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो इतना बड़ा अलमिया बना हुआ है हमारे लिए, और हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो सेफ़ ब्लड का है। बहुत ज़रा इशू है इनके अंदर, इसमें आप नेट टेस्टिंग कहीं भी नहीं है, बहुत कम इदारों में नेट टेस्टिंग हो रही है। तो किसी का कोई क्वेश्चन कोई चीज़ है तो ये लें जी, ये रेफरेंसेस हैं जी। ज़्यादातर मैंने डेनीस से लिया है, जो बेसिक हेमेटोलॉजी की हमारी बुक है डेनीस ट्रांसफ्यूजन की, बाकी रेफरेंसेस ये हैं। थैंक यू वेरी मच।